गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस ऑनलाइन क्लास में शामिल हो रहे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने इल्तुतमिश की उपलब्धियों के बारे में बातचीत कर रहे थे। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने थे। उनकी प्रारंभिक कठिनाइयां ताजुद्दीन यलदौज, नासिरुद्दीन कोबाचा, चंगेज खान, राजपूत राज्यों की स्वतंत्रता और दिल्ली सल्तनत के लिए एक सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था की स्थापना करना था। इन प्रारंभिक विपरीत परिस्थितियों का इल्तुतमिश ने अत्यंत धैर्य, संयम, साहस और बुद्धिमत्ता से सामना किया और अपनी सभी समस्याओं का समाधान किया। जो इल्तुतमिश की जिन उपलब्धियों के बारे में हम बात कर चुके हैं, उनमें उन्होंने सबसे पहले ताजुद्दीन यलदौज को तराइन के तृतीय युद्ध में पराजित कर दिया और उसकी शक्ति का दमन कर दिया। दूसरी जो प्रमुख इसकी उपलब्धि थी वो थी दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण का खतरा। मध्य एशिया के शासक जलालुद्दीन मांगमरनी का पीछा करता हुआ चंगेज खान दिल्ली सल्तनत की सीमा पर आ चुका था और जलालुद्दीन मांगमरनी ने इल्तुतमिश से सहायता और शरणागति मांगी थी। इल्तुतमिश ने समझदारी, कूटनीति और रणनीति का प्रयोग करते हुए जलालुद्दीन मांगमरनी को सहायता देने से मना कर दिया। साथ ही उसने कहा कि यदि तुम हमारा प्रदेश नहीं छोड़ोगे तो हम आपकी संपत्ति और सैनिक इत्यादि को बंदी बना देंगे। और इस रूप में मांगमरनी दिल्ली सल्तनत का प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेश में चला गया और संभावित चंगेज खान का जो आक्रमण था वो स्वतः ही टल गया। इस रूप में मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा स्वतः ही हो गई। उसके बाद में 1227-28 में सिंध और मुल्तान के शासक कुबाचा पर इल्तुतमिश ने आक्रमण किया और उसे कमजोर कर दिया। कमजोर और असहाय स्थिति में कुबाचा ने सिंधु नदी में प्रवेश कर लिया और उसकी सिंधु नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। इस प्रकार उनके प्रारंभिक जो 3 प्रतिद्वंदी थे उनकी शक्ति का दमन करने में इल्तुतमिश सफल रहा। अब बात करते हैं आगे की उपलब्धियों के बारे में। देखिए 1226 के बाद में 1226 उपलब्धि नंबर 4, 1226 के बाद में राजपूत राज्यों, जो राजपूत राज्य ऐबक की मृत्यु के बाद उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठा करके पुनः स्वतंत्र हो गए थे, उन पर कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश ने पुनः सैनिक कार्रवाई के द्वारा जीत या विजय कर दी। अजमेर, नागौर, बयाना, रणथंबोर, जालौर, मंडौर और ग्वालियर ये प्रमुख राजपूत राज्य थे जो कि ऐबक की मृत्यु के बाद उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर स्वतंत्र हो गए थे। लेकिन इल्तुतमिश ने इनके विरुद्ध 1226 के बाद में जब उसकी स्थिति सुदृढ़ हुई तो सैनिक कार्रवाई के द्वारा इन राज्यों पर पुनः विजय प्राप्त की। अगली जो उसकी प्रमुख उपलब्धि थी वो बंगाल विजय। देखिए हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी के साथ में, जब ऐबक के साथ में बख्तियारुद्दीन खिलजी थे, इन्होंने बिहार और बंगाल अभियान का नेतृत्व किया था और वहां पर शासन व्यवस्था को एस्टैब्लिश किया था। नालंदा और विक्रमशिला जो प्रमुख शैक्षिक संस्थान थे उन्हें भी उजाड़ा और जलाया था। जब बख्तियारुद्दीन खिलजी की वहां की जनता द्वारा मृत्यु या उन्हें मार दिया गया तो वहां पर अली मर्दान नाम का एक व्यक्ति स्वतंत्र शासक बन गया था। फिर वहां की जनता अली मर्दान से भी तंग आ गई तो उनकी जगह हिसामुद्दीन एवाज
नाम का एक व्यक्ति शासक बन गया वहां पर, और उसने खलीफा से मान्यता प्राप्त कर ली अपने पद और सत्ता की, और गयासुद्दीन की उपाधि धारण कर दी। इल्तुतमिश ने गयासुद्दीन की स्वतंत्रता को समाप्त किया और उसके बाद में बंगाल और बिहार में अलग अलग हाकिम नियुक्त कर दिए। बंगाल का हाकिम अलग, उस संपूर्ण प्रदेश को दो भागों में बांट दिया, सेपरेट सेपरेट हाकिम नियुक्त कर इस समस्या का भी समाधान कर दिया। देखिए, अगली जो प्रमुख उसकी उपलब्धि है वह है तुर्कान ए चहलगनी या चालीसा। देखिए, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहां पर सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का होना जरूरी है। इल्तुतमिश ने भी जब यह महसूस किया कि प्रारंभिक अवस्था में सभी अमीरों को या सभी जात धर्म और क्षेत्र के अमीरों को साथ लेकर के चलना संभव नहीं हो रहा था, प्रशासन को चलाने में दिक्कतें आ रही थी, तब इल्तुतमिश ने अपने विश्वास पात्र एवं स्वामी भक्त तुर्की जाति के दास एवं अमीरों को, जिनकी संख्या 40 कहा जाती है, उन्हें दरबार के उच्च पदों पर नियुक्त किया और उन्हें शासन और प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी सौंपी, जिससे शासन को चलाने में सहजता, सरलता और सुगमता आई। इस वर्ग को प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी तुर्कान ए चहलगनी कहते हैं और सामान्यतः इसे चालीसा के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर बात करते हैं, इल्तुतमिश ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तुर्की दासों और अमीर वर्ग के ऐसे लोग जो उसके स्वामी भक्त और विश्वास पात्र थे, उन्हें दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया और उन्हें जिम्मेदारियां प्रदान की। यही चालीसा था। अगली जो प्रमुख उसकी उपलब्धि है वह है इक्ता प्रथा। देखिए, इल्तुतमिश के समय हिंदू सामंत शक्तिशाली थे, तरह तरह के उपद्रव करते रहते थे। इस कारण उसे कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पहली बात कि इल्तुतमिश इक्ता प्रथा को क्यों लाए, उसका पहला कारण था हिंदू उपद्रवी सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करना, और दूसरा प्रमुख कारण था जो सुदूर क्षेत्र थे, जो राजधानी दिल्ली से दूर स्थित क्षेत्र थे, उन पर केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण करना। ये दो ऐसे उद्देश्य थे जिनको ध्यान में रख करके इक्ता प्रथा को लाया गया था। हिंदू सामंतों पर नियंत्रण, और दूसरा उद्देश्य था सुदूर प्रदेशों को केंद्र से जोड़ना। ये दो ऐसे उद्देश्य थे जिनको ध्यान में रख करके इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा को एस्टैब्लिश किया। देखिए, इक्ता प्रथा क्या थी? इक्ता दो प्रकार के होते थे, दो प्रकार के। पहला होता था छोटा इक्ता। यह भू राजस्व अनुदान था जिसको सैनिक सेवा के बदले में दिया जाता था। इसके अंतर्गत केवल संबंधित व्यक्ति को भू राजस्व वसूली का ही अधिकार था, उन्हें प्रशासनिक अधिकार नहीं थे। भू राजस्व अनुदान। देखिए, दूसरा जो इसका प्रकार था वो था बड़ा इक्ता। इसे सामान्यतः वर्तमान प्रांत कहा जा सकता है।
इसका अर्थ होता था प्रांत। इसका जो अधिकारी होता था उसे इक्तेदार कहते थे, कहीं कहीं उसे मुक्ता भी कहा जाता था और कहीं कहीं उसे वली भी कहा जाता था। वर्तमान गवर्नर को राज्यपाल भी कहते हैं, गवर्नर भी कहते हैं और कुछ भी कहते होंगे। इसी तरह उसी समय के जो प्रांत के अधिकारी थी उसे इक्ता, मुक्ता और वली भी कहते थे। देखिए, इसका जो प्रमुख कारण था, इसका कार्य था, वो था शांति व्यवस्था बनाए रखना, संबंधित प्रांत में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, पहला काम। दूसरा काम, आवश्यक होने पर केंद्र को सैनिक सहायता उपलब्ध करवाना। सैनिक सहायता, यदि इल्तुतमिश को जरूरत हो तो संबंधित प्रांत के इक्तेदार से वो कह सकता था कि इतनी संख्या में सैनिक सहायता हमें उपलब्ध करवाई जाए। तीसरा जो था वो भू राजस्व वसूली। भू राजस्व वसूली, भू राजस्व वसूली के तहत एक और व्यवस्था थी। भू राजस्व वसूली में ये इक्तेदार ये करते थे कि अपनी इक्ते की जितना भी खर्चा है, सैनिकों का वेतन, भत्ते और अन्य तरीके के जो खर्चे, वो खर्चे उस भू राजस्व में से ये निकाल लेते थे और उसके बाद में जो शेष धन बचता था उसे वो केंद्रीय कोष में जमा करवा देते थे। अगली जो उपलब्धि है वो है मुद्रा सुधार। मुद्रा सुधार, देखिए, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने मुद्रा व्यवस्था का गठन किया और उसमें सुधार किए। उसने क्या सुधार किए? पहला, शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। अरबी सिक्के जारी किए और उसने सिक्कों के ऊपर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा, सिक्कों के ऊपर टकसाल कि ये कौन सी टकसाल से जारी, टकसाल का नाम लिखने की परंपरा शुरू की। और तीसरा प्रमुख सुधार यह था कि इल्तुतमिश ने दो तरीके के सिक्के जारी किए, दो प्रकार के। एक चांदी का, जिसे टक्का कहते हैं, यह 175 ग्रेन का होता था, और दूसरा तांबे का जिसका नाम जीतल होता था। देखिए, एक टक्के में इनका अनुपात क्या होता था? एक टक्का बराबर 48 जीतल, यह उस टाइम का मानक था। अभी 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक उसी तरह एक टक्के, एक चांदी का जो टक्का होता था उसमें 48 तांबे के जीतल होते थे। हम बात कर रहे थे मुद्रा सुधार। इल्तुतमिश ने प्रथम बार मुद्रा व्यवस्था का गठन किया, उसमें इंप्रूवमेंट किए। पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए गए, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा की शुरुआत की गई। 2 सिक्के उन्होंने जारी किए, चांदी का टक्का जो कि 175 ग्रेन का होता था, दूसरा तांबे का जीतल। इन दोनों का पारस्परिक अनुपात 1 टक्के में 48 जीतल होते थे। अब हम बात करते हैं अगली। देखिए, किसी भी शासन व्यवस्था, चाहे वो लोकतांत्रिक हो, चाहे वो राजशाही हो और चाहे वो निरंकुश हो, लेकिन उस में न्याय व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान होता है। न्याय सुधार, इल्तुतमिश ने भी न्याय के क्षेत्र में बहुत बड़े सुधार किए थे। जो मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, वो लिखते हैं कि उन्होंने अपने महल के सामने 2 सिंह की मूर्तियां टांग के रखी है, जिसमें सोने की जंजीरें लगा के रखी है। यदि कोई फरियादी आकर के उस जंजीर को खींच करके घंटी बजाता है तो तत्काल सुल्तान उसकी फरियाद
सुनने के लिए बाहर आता था। पहली बात ये। दूसरी बात, यदि कोई फरियादी लाल वस्त्रों में न्याय स्थल के आसपास पाया जाता तो उसकी फरियाद को भी तुरंत सुना जाता था। तीसरी बात, प्रमुख जगह पर उन्होंने काजियों की नियुक्ति की। और चौथी बात, उन्होंने शहरों में अमीरदाद, पहले 2 सी, दूसरी लाल वस्त्र धारण, तीसरी काजियों की नियुक्ति, काजी और अमीरदाद की नियुक्ति। अमीरदाद क्या होते थे? ये जो प्रमुख नगर या शहर होते थे उनके न्यायिक अधिकारी अमीरदाद कहलाते थे। अगली जो प्रमुख इनकी उपलब्धि है वो है 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मुस्तसीर बिल्ला से अपने पद व सत्ता के लिए मान्यता प्राप्त करना। जैसे ही उन्होंने खलीफा से अपने पद और सत्ता के लिए मान्यता प्राप्त की, इससे उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि हुई। उनकी सत्ता और पद को धार्मिक प्लस वैधानिक प्लस राजनीतिक मान्यता मिल गई। देखिए, अगली जो प्रमुख उपलब्धि है वो है उत्तराधिकारी नियुक्त करना या मनोनीत करना। देखिए, इस्लामी परंपरा के अंतर्गत उत्तराधिकारी को मनोनीत करने का कोई रूल्स नहीं था। जिसके पास बल है, जिसे अच्छी तलवार चलानी आती है, वही अगला शासक बनेगा। लेकिन इल्तुतमिश ने इस परिपाटी को बदल दिया। अपने अयोग्य पुत्रों को उत्तराधिकारी बनने से रोक दिया और उसकी जगह अपनी योग्य पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके एक इस्लामी व्यवस्था में स्वस्थ परंपरा की शुरुआत की। इस रूप में उन्होंने पहली बार रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके एक नई स्वस्थ परंपरा या नियम शुरू किया। अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश की निर्माण संबंधित कार्य। पहला जो निर्माण संबंधित कार्य उन्होंने कराया उसका नाम है कुतुब मीनार। यद्यपि कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन वो इसे पूर्ण नहीं करवा सके थे। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया और इसका नामकरण अपने आध्यात्मिक गुरु बख्तियार कुतुबुद्दीन के नाम पर की, जो कि सूफी संत थे। यद्यपि यह भवन पहले 220 फीट का था, लेकिन इस पर बिजली गिरने से यह ऊपर से गिर गया था, ध्वंस हो गया था। फिर फिरोज तुगलक ने इसको वापस पुनर्निर्माण करवाया। यह पहली इमारत थी। दूसरी इमारत थी वह सुल्तान गढ़ी। देखिए, जो सुल्तान गढ़ी है यह इसके पुत्र नासिरुद्दीन का मकबरा है। देखिए, दिल्ली सल्तनत में यह सबसे पहला मकबरा है जो हिंदू शैली में बना हुआ है और यह दिल्ली के मलकापुर नगर में था और सुल्तान गढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। अगली जो है वो है बदायूं की जामा मस्जिद का भी निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। अगला था वो नागौर का अतारकीन दरवाजा, इसका भी निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। अगला जो है स्वयं का मकबरा, इनका दिल्ली में करवाया। अपने बड़े पुत्र की मृत्यु होने पर उसकी स्मृति में नासिरिया मदरसा, यह भी दिल्ली में बनाया शैक्षणिक कार्यों के लिए।
और दिल्ली की जनता की पानी की सप्लाई के लिए शमसे हौज बनाया। यह बहुत बड़ा तालाब है, दिल्ली में अभी भी उपलब्ध है। और शमसे ईदगाह का निर्माण करवाया। ये इल्तुतमिश द्वारा निर्मित प्रमुख इमारतें हैं कुतुब मीनार, सुल्तान गढ़ी, श्याम का मकबरा, बदायूं की जामा मस्जिद, नागौर का तारकीन का दरवाजा, शमसई हौज, शमसई ईदगाह। देखिए, इन सब कार्यों के द्वारा इल्तुतमिश ने जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित नवीन साम्राज्य था, उस दिल्ली सल्तनत को इतना मजबूत और सुदृढ़ कर दिया था। इन सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक इतिहासविद वल्जले हेक और भारतीय इतिहासविद आरपी त्रिपाठी ने उन्हें दिल्ली सल्तनत के प्रथम संस्थापक की संज्ञा दी है। आज इतना ही। आप सबका धन्यवाद।